जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th के हिस्ट्री एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, जिसके अंदर मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन civilization. In this video I will teach you all regarding हड़प्पन civilization। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, हमें जो है बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम लोगों को जो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि चैप्टर का नाम जो है ब्रिक्स एंड बीट्स एंड बोन्स ही क्यों रखा गया है। चैप्टर का नाम रखने को तो जो हिस्टोरियंस हैं या जो ऑथर हैं वो रख सकते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन ये ना रख के इन्होंने चैप्टर का नाम ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स क्यों रखा है। तो इस सवाल का जो आंसर है मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग को बेसिक जो फंडामेंटल है हिस्ट्री का वी शुड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री की हिस्ट्री किसे बोला जाता है, हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है एंड वाई डू वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री, है ना दोस्तों। क्योंकि आप लोग जो क्लास 11th के अंदर थे तो उसके अंदर भी आप लोगों को जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है ना। तो 12th के अंदर भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो क्या रीज़न है कि हम लोग को सिविलाइजेशन बार बार पढ़ाया जाता है। आगे आने वाले टाइम में भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा सिविलाइजेशन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ जानकारी मिलने वाली है कि वाई डू वी हैव टू स्टडी सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है एंड सिविलाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड ठीक है ना दोस्तों। तो समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हिस्ट्री की जो डेफिनेशन है हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री की डेफिनेशन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होता है। देखिए हिस्ट्री अ स्टडी ऑफ पोस्ट इवेंट्स एज वेल एज द मेमोरी, डिस्कवरी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इवेंट्स कॉल हिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स कि दोस्तों वो तमाम इवेंट्स, क्या दोस्तों, वो तमाम इवेंट्स एज वेल एज मेमोरी एंड डिस्कवरीज। डिस्कवरी का मतलब खोज, मेमोरी का मतलब कोई मेमोरी होती है, इवेंट कोई भी घटना वगैरह हो सकती है, उसका कलेक्शन, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसका एक प्रिसाइज मैनर में, एक जो है अच्छी मैनर में जो है उसको प्रेजेंट कर देना ही और उसको समझना। इंटरप्रिटेशन, क्या दोस्तों, इंटरप्रिटेशन दीज इवेंट्स कॉल हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों। तो व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज पास्ट इवेंट्स, ठीक है, मेमोरी, डिस्कवरी, उन सब का कलेक्शन और उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में प्रेजेंट करना ताकि जो है कोई भी उसको इंटरप्रेट कर सके, उसको कोई भी जो है कॉम्प्रिहेंड समझ सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट कॉल हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में द बिग क्वेश्चन यू शुड रेज, सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि सर जी फ्रॉम विच सोर्सेज वी स्टडी हिस्ट्री। हमको हिस्ट्री कौन बताता है, हिस्ट्री को कैसे बनाया जाता है ना, क्या उसके पीछे कहानी होती है। तो देखिए हिस्ट्री जो होती है देर इज़ सोर्सेज, जिन सोर्सेज के हिसाब से जो हिस्ट्री को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, राइट किया जाता है। और किसी भी हिस्ट्री को लिखने के लिए आपके पास सोर्स चाहिए। ठीक है, हिस्टोरियंस का काम होता है कि वो रिसोर्सेज या सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो होता है वो हिस्ट्री को क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, उसको कौन इकट्ठा करता है, तो वो उनको इकट्ठा करता है आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, जो लोग खुदाई वगैरह करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेस्ट, यानी कि वो खुदाई करते हैं दिस रिसोर्सेज एंड देन हिस्टोरियंस यूज द रिसोर्सेज लाइक कॉइन्स, सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, कोई किताब वगैरह हो गई, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, इन सब को जो है वो हिस्टोरियंस को देते हैं और हिस्टोरियंस उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करके फिर उस पर हिस्ट्री लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो चीज़ों को खुदाई करते हैं, उसमें से सामान निकालते हैं और वो हिस्टोरियंस जो होते हैं उसी की बिहाफ पे इंटरप्रेट करके उसको क्या करते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ वी शुड मूव फर्दर। उसके बाद में आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि सर जी कि इंडिया, हम जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या केवल इंडिया के अंदर एक हड़प्पन, पूरी दुनिया के अंदर केवल एक ही सिविलाइजेशन थी। तो इसका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर जो है
आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था दोस्तों, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था। तो इसी तरह से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी, ठीक है ना दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी देयर वर मैनी सिविलाइजेशन एग्जिस्टिंग। उस समय कई सारी सिविलाइजेशन जो थी एग्जिस्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़े उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो देखिए उसके एग्जाम्पल्स हैं एंशियंट इजिप्ट अलोंग द नाइल रिवर, ठीक है। जो इजिप्ट की एक सिविलाइजेशन थी वो कौन सी रिवर की, नदी के किनारे, नाइल रिवर के किनारे। फिर मेसोपोटामिया आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर अच्छी तरह से पढ़ा है, वो कहाँ पे थी, वो थी आपकी यूफ्रेट एंड टिग्रिस, जिसको हम लोग हिंदी में दजला फरात नदी, उसके किनारे ये सिविलाइजेशन जो थी वो पनपी थी, एक्सटेंड हुई थी। उसके बाद में चाइना के अंदर भी एक सिविलाइजेशन थी जो कौन से ड्रेनेज बेसिन में थी, येलो रिवर में, ठीक है। तो ये तमाम कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो थी वो को एग्जिस्ट कर रही थी, किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि सर जी आपने इसके अंदर बताया तमाम जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो सब किसके किनारे थी, वो सब रिवर्स के किनारे थी। तो क्या रीज़न है कि सिविलाइजेशन जो होती है वो किसी बैंक के किनारे या किसी रिवर के किनारे ही पनपती है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल एज्यूम कीजिए, प्रिडिक्ट कि आप लोग को जो है कहीं पर डिस्प्लेसमेंट होकर कहीं नई जगह पर जाना है, ठीक है, आपको रहना है वहाँ पर, ज़िंदगी शुरू करनी है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली कौन सी जगह को चुनोगे, आप मोस्ट प्रोबेबली उस जगह को चुनोगे जहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जहाँ पर वाटर होगा। क्या होगा दोस्तों, वाटर होगा। अब आप लोग बोलोगे सर जी वाटर क्यों, वाटर इसलिए दोस्तों क्योंकि वाटर जो है आपकी कई सारी बेसिक नीड्स को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, ठीक है ना। वाटर विल फुलफिल योर सो मेनी बेसिक नीड्स, ठीक है। वाटर से जो है क्या होगा, आपको खाना बना सकते हैं, यू कैन मेक फूड, ठीक है। एज वेल एज आप लोग जो है वाटर से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एज वेल एज आप अगर आपके पास वाटर होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप एनिमल्स हस्बेंड्री कर सकते हैं, किसी भी जानवर वगैरह को पाल सकते हैं। एज वेल एज अगर आपके आसपास में पानी वगैरह होगा तो जो है आप खेती वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वाटर से आप लोग खाना वाना बना सकते हैं। तो इसलिए जो था जितनी भी सिविलाइजेशन थी, ठीक है ना, जितनी भी सिविलाइजेशन थी, वेदर इट इज़ मेसोपोटामिया, ठीक है, लैंड्स वाटर बाय द यूफ्रेट टिग्रिस के आसपास में फैली, चाइना की चाहे येलो नदी के किनारे थी, चाहे एंशियंट इजिप्ट की थी नाइल रिवर। तो ये लोग नदी के किनारे, इसलिए ये लोग दे प्रिफर टू सेटल देमसेल्फ एट द बैंक ऑफ रिवर्स, क्योंकि इनकी कई सारी ज़रूरतें जो थी वो वाटर से फुलफिल होती थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये लोग जो हैं नदी के किनारे रह रहे हैं, तो इनके पीने का समस्या ख़त्म हो गया, खाने पीने की समस्या, पानी ख़त्म हो गया। उसके बाद में ये लोग जो है नदी के पानी से क्या कर सकते हैं, दे कैन ईजिली डू एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं दोस्तों। तो जितने भी ये सिविलाइजेशन वाले थे अब एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब ये लोग ग्रेन्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अब ये लोग ग्रेन क्रॉप्स को उगाएंगे, अगर ये एक्सेस मात्रा में उग गई, सरप्लस मात्रा में उग गई, तो उसको क्या करेंगे, उसका ट्रेड करेंगे, तो उससे उनको कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद में ये लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ये लोग जानवर वगैरह पाल सकते हैं मीट वगैरह के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह के लिए, ठीक है। जानवरों को ये लोग जो एग्रीकल्चर के अंदर घास वास उगाएंगे, फिर जानवरों को पानी वानी पिला सकते हैं। एज वेल एज ये लोग क्या कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं दोस्तों, फिशिंग कर सकते हैं। तो वाटर के अंदर फिशिंग बढ़िया आसानी से हो जाएगी अगर रिवर आसपास में रहेगा। उसके साथ ही साथ ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन वाय रिवर के अंदर नाव बना करके दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, इजीली दे कैन गो एंड कम, ठीक है। ये लोग सामान को खरीद बेच भी सकते हैं वाय रिवर, ठीक है, अगर ये लोग नदी बना लेंगे तो। सो रिवर जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर। तो दिस वॉज द रीज़न वाई ऑल दीज सिविलाइजेशन, ठीक है, दे सेटल्ड एट द बैंक ऑफ रिवर्स। तो आगे समझते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड, क्या क्या सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के। तो दोस्तों देयर आर सो मेनी सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर क्या है, किताबें, इंस्क्रिप्शन से हमें कई सारी चीज़ों का पता चल जाता है। इंस्क्रिप्शंस किसने लिखा, कौन से टाइम पीरियड के अंदर है, कौन सा राजा है, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिकल कल्चर कैसा था, उसके बाद में सोसाइटी वगैरह कैसी थी, रिलीजियस क्या, इकोनॉमी की, तो तमाम चीज़ें वी गेट टू नो सो मेनी थिंग्स बाय इंस्क्रिप्शंस। उसके बाद में अगर हमारे को कोई मूर्ति वगैरह मिल जाए, मूर्तियों से भी हमें कई सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, टाइम, डेट, ठीक है, आर्ट वगैरह पता चल जाता है। एंड उसके बाद में अगर हमारे पास कोई कॉइन्स वगैरह मिल जाए तो कॉइन से भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को डिपिक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद में कोई पेंटिंग वगैरह मिल जाए तो इन दीज आर द सोर्सेज बाय दैट वी कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री वेरी ईजिली। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मैंने अभी आप लोग को क्या बताया, मैंने आप लोग को जो बताया अभी हिस्ट्री की डेफिनेशन बताई, एंड देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या होते हैं टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, एंड देन
क्या केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते वही उस समय पे थी? नहीं, देयर वर सो मेनी सिविलाइजेशन एग्जिस्टिंग कंटेम्परेरी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन के अंदर ये होना चाहिए कि सर जी व्हाट इज़ द रीज़न दैट हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ना रख करके, ऑल दो यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखा है, लेकिन ये सब टाइटल है, जो मेन टाइटल है चैप्टर का वो क्या है? वो है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। इसको क्यों रखा गया है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये देखिए, मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक टॉपिक आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझना है, जिसको बोलते हैं प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे ब्यूटीफुल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उनकी टाउन प्लानिंग है, कि उन्होंने अपने टाउन्स को, घरों को किस तरह से बनाया था, नालियों वगैरह, ये सब आगे मैं बढ़ाऊँगा। तो इसी चीज़ से रिलेट करते हुए जो किताब जिन्होंने लिखी, उन्होंने जो है चैप्टर का नाम रखा है, क्या रखा है? ब्रिक्स। क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो घर वगैरह बनाए गए थे वो ब्रिक्स से बनाए गए थे। आज भी अगर आप लोग अपने आसपास में देखोगे तो आपको भारत के अंदर कई सारे ऐसे विलेज मिल जाएंगे जहाँ की जो घर वगैरह हैं वो अभी भी मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है आज से कम 5000-6000 साल पहले दे डिस्कवर्ड ब्रिक एंड दे स्टार्टेड मेकिंग देयर होम विद द ब्रिक, ठीक है। तो इन्होंने अपने घरों को किससे बनाया? ईंटों से बनाए। देखिए ईंटों से इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, यानी कि इनके पास भट्टों को बनाने की टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद में सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर पढ़नी है, बीट्स। बीट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? बीट्स का मतलब होता है मोतियाँ, ठीक है। मोती इन द सेंस, ये देखिए ये मोती वगैरह होते हैं अलग अलग पत्थरों, कीमती पत्थरों को जब उनको धागे के अंदर पिरोया जाता है तो क्या बन जाता है? माला बन जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बीट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? बीट्स बोलते हैं, जिसको लोग ज्वेलरी के रूप में पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, वो है बोन्स। कि हम लोग को जो है उस समय जो लोग मर जाते थे, जब उन लोगों को दफनाया जाता था, तो उससे भी हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसलिए चैप्टर का नाम क्या रखा है? बोन्स रखा गया है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोगों को जो है टाइटल क्या मिला हम लोग को चैप्टर का? वो मिला है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, और इसके अंदर हम कौन सी सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो बिफोर टीचिंग यू ऑल एनीथिंग, सबसे पहले हम लोग जो है हिस्ट्री के अंदर जो टाइमिंग होती है, या फिर जो किस तरह से जो टाइम को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारी हिस्ट्री के अंदर में 3 हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री को जो है 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। देर इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले आता है एंशियंट। क्या आता है दोस्तों? एंशियंट आता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आता है मीडिवल। क्या आता है? मीडिवल। उसके बाद में आता है मॉडर्न। तो एट प्रेजेंट क्या चल रहा है? मॉडर्न चल रहा है। तो देखिए इसी को जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से, कौन से टाइम पीरियड से कौन से टाइम पीरियड एंशियंट, यानी कि प्राचीन समय, जिसके अंदर जो होता है कि इंसान एक तरह से होस्ट्रोलोपैथिकस, होमो हेबिलस, होमो सेपियंस था, ठीक है। इतना सोसाइटी के अंदर नहीं रहता था, इतना प्लानिंग नहीं जानता था, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंशियंट, ठीक है। मीडिवल का मतलब क्या होता है? मीडिवल जिसके अंदर आप जो है मेनली आप लोग 500 से लेके 1200-1500 के आसपास का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिडेवल। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिडेवल। यानी कि यहाँ से लेके ये 1500 तक का मान लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं मिडेवल। और 1500 से टिल टुडे, ठीक है, टिल टुडे आज की क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। ये क्या चल रहा है? मॉडर्न चल रहा है। और इससे पीछे जितना भी है, ये चाहे 500 से 1000, 1500, 2000, 2500, ये सब क्या है? बिफोर कॉमन एरा। क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा कहाँ से हो रहा है दोस्तों? बिफोर कॉमन एरा यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये जितना भी जा रहा है, ये जितना भी है, ये बिफोर कॉमन एरा, ये 500 से लेके 3000, ये सब क्या है? ये सब एंशियंट है। क्या है दोस्तों? एंशियंट है। और ये कॉमन एरा के आगे जितना भी, कॉमन एरा से लेके 1500 तक के बीच का जो ये टाइम पीरियड है, ये जो कॉमन एरा से लेके 1500 तक का जो टाइम पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं मिडेवल। और ये 1500 से लेके टिल टुडे, ये जो अभी हम लोग कहाँ पर है? अभी हम लोग 2400 में चल रहे हैं ना, 2024, तो 2024 इसके बीच में आएगा। तो इसके यहाँ से लेके ये सब क्या चल रहा है? ये सब मॉडर्न चल रहा है दोस्तों, ठीक है। वन मोर टाइम देखिए, समझिए इसको। देखिए मान लीजिए दोस्तों कि ये देखिए टाइम को यहाँ से डिवाइड किया गया है। इसके आप अगर राइट साइड में फॉरवर्ड चलेंगे तो यहाँ पर आपको 2 टाइम पीरियड मिलेंगे।
500 से लेके 1500 के बीच को हम लोग बोलते हैं मिडेवल। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिडेवल। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग जो है मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, तमाम जितनी भी डायनेस्टीज़ वगैरह हैं इसे भी इसके अंदर आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, 1500 से लेके टिल टुडे 2500, आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2024। क्या चल रहा है दोस्तों? 2024 चल रहा है। तो 1500 से लेके 2024 तक इसको बोलते हैं मॉडर्न। ठीक है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह है। ठीक है, उसके बाद में ये कॉमन एरा से पीछे यहाँ से लेके जितना भी आप लोग पीछे जाओगे ये सब क्या आ जाएगा? ये सब एंशियंट आ जाएगा। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एंशियंट के अंदर ही आती है। वो किसके अंदर आती है? वो आती है 2600 से लेके 1900 बिफोर कॉमन एरा के अंदर। तो 2600 आपको कहाँ आ जाएगा? ये 3000 से लेकर के 2000 के बीच में, इसी के बीच में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो टाइम डिवाइड क्लासिफिकेशन ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन या जिसको कल्चर वगैरह बोलते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए समझिए आराम से। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। अब आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स distinctive in style that are usually found together with specific geographical area and period of time। देखिए समझिए इसको। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कल्चर का मतलब होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है? देखिए कल्चर का मतलब क्या होता है कि कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, उनका स्टाइल क्या हो? बहुत यूनिक हो। ठीक है, उसके बाद में दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, वो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसके अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो जो हड़प्पन के लोग हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो पाने वाले लोग हैं वो कहाँ पर, किस एरिया के आसपास में वो लोग पाए जाते थे? वो लोग पाए जाते थे कौन से एरिया के अंदर दोस्तों? तो देखिए वो लोग, उन लोगों का जो एरिया था, दे मोस्टली बिलोंग टू पाकिस्तान, दे मोस्टली बिलोंग टू द इंडस वैली। इंडस वैली के आसपास के वाले जो लोग थे। ठीक है, ये देखिए इंडस रिवर है, इंडस रिवर की कई सारी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं। ठीक है, सतलज होगी, रावी होगी, चेनाब होगी, झेलम होगी। तो इस एरिया का जो लोगों का कल्चर था एक यूनिक कल्चर था। ठीक है, स्पेसिफिक उन लोगों का स्टाइल था रहने का, स्पेसिफिक फूड था। तो ये मिलकर क्या बनता है? ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती है दोस्तों कल्चर। क्या बनाती हैं? कल्चर। मैं आप लोगों को एक बार और बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई एरिया है जहाँ के लोग जो एक पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में उनका एक जोग्राफिकल एरिया है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो उसी चीज़ को क्या बोला जाएगा? उसी चीज़ को बोला जाएगा कल्चर। क्या बोला जाएगा? कल्चर। ठीक है, कल्चर। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया है या फिर कोई स्टेट है, कोई साउथ इंडिया, फिर आप कहीं पर आसपास में रहते हैं तो वहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर कल्चर फॉलो किया जाता है, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल है, कोई पर्टिकुलर फूड है, तो वो सब मिलकर क्या वहाँ का बन जाएगा? वो कल्चर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कल्चर का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद में देखते हैं हम लोग दोस्तों इसके अंदर कि दिस सिविलाइजेशन वाज नेम्ड आफ्टर हड़प्पा। अब आपके मन के अंदर सवाल आना चाहिए, सर जी कि जो है इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया है, जबकि हम लोग जो है इसके अंदर कई सारे अलग अलग साइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, बनावली हो, राखीगढ़ी हो। तो इसको जो है अलग अलग ना जान करके इसको हड़प्पा क्यों बोला गया? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, इस पूरी सिविलाइजेशन को जो है हड़प्पा इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि बिकॉज दिस सिविलाइजेशन वॉज नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। अब देखिए जो हिस्टोरियंस थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने जब इस सिविलाइजेशन की खुदाई करना शुरू किया, एक्सकवेट करना शुरू किया, तो उन लोगों को जो पहली साइट मिली थी वो कौन सी थी? वो साइट मिली थी उनको हड़प्पा। क्या मिली थी दोस्तों? दे फाउंड द फर्स्ट साइट कॉल्ड हड़प्पा। ठीक है, तो वो लोग फर्स्ट साइट उनको मिली हड़प्पा। अब धीरे धीरे हड़प्पा मिलने के बाद उनको कई सारी साइट मिली, तो वो लोग कंफ्यूज हो गए कि हम लोग इस पूरे कल्चर को हम लोग एक पर्टिकुलर हमको नाम देना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग राखीगढ़ी सिविलाइजेशन बोलेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन अलग बोलेंगे, उसके बाद में मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन अलग बोलेंगे, तो ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो उन लोगों ने जो है चीज़ों को सिंपल करने के लिए दे डिसाइडेड टू कीप दैट सिविलाइजेशन नेम अ यूनिक नेम। तो उन लोगों ने सिविलाइजेशन का नाम क्या रख दिया? उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, पहला साइट हम लोग को हड़प्पा मिला है, तो आगे जितनी भी साइट मिलेगी सबको हम बोलेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इस तरह से जो है उन लोगों ने पूरी सिविलाइजेशन को ही,
पूरी संस्कृति को इन लोगों ने जो है अलग अलग नाम दे करके क्या नाम दिया, पहला जो साइट मिला था उसी के नाम पर आगे आने वाली तमाम जगहों को एक ही सिविलाइजेशन के अंदर रख दिया। इसका नाम क्या रखा गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, ये कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा देश भारत है, भारत के अंदर जो है कई सारे अलग अलग राज्य पाए जाते हैं। तो चीज़ों को आसान रखने के लिए, चूँकि भारत जो एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो इसी तरह से चीज़ों को आसान रखने के लिए भारत एक नाम दे देगा और भारत के अंदर कई सारे अलग अलग शहर राज्य हैं। इसी तरह से जो है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कई सारी अलग अलग साइट्स वगैरह आती हैं जिसके अलग अलग यूनिक फीचर हैं, तो उनको अलग अलग ना बोल करके हम लोगों ने एक ही नाम दे दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे, द मेन सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन आर हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो सबसे दो मेन जो सेंटर हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन से हैं? एक तो साइट है हड़प्पा, जिसके बारे में उसके सारे फीचर्स पढ़ने हैं कि हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे, एग्रीकल्चर कैसा था। ठीक है, फिर दूसरा जो साइट है वो है मोहनजोदड़ो। तो इन दो शहरों के बारे में, दो जगहों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये दो जगह बहुत फेमस थी पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। उसके बाद में दोस्तों, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921-1922। तो इसको कब खोजा गया था? इसको खोजा गया था 1921 से लेकर 1921 एंड 1922 के अंदर खोजा गया था। किसकी लीडरशिप के अंदर दोस्तों? तो लीडरशिप किसकी लीडरशिप के अंदर? तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, ही वॉज इंग्लिश, ब्रिटेन के थे। एंड देन दयाराम साहनी जी, ये देखिए ही इज़ दयाराम साहनी जी। एंड उसके बाद में रखालदास बनर्जी जी। तो ये दो जो हैं, ये दो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो दे बोथ इंक्लूडिंग जॉन मार्शल, दे थ्राइस फाउंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। उसके बाद में दिस सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा। मैंने आप लोगों को टाइम पीरियड बता ही दिया था। ठीक है, कि 2600 से 1920 के बीच में इसका टाइम पीरियड रखा गया है कि इस समय जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2050 आएगा, क्या आएगा? 2050 आएगा ही। तो जो 2050 के लोग जब 2024 के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? 2024 के बारे में। ठीक है, तो हम लोग 2024 में, तो वो लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे। तो जब वो हमारे बारे में पढ़ेंगे, मोदी जी जैसे अगर 2050 के लोग जो हैं 2024 की सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि भाई 2024 के अंदर लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? वो 2024 के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, उस समय प्रधानमंत्री देश का कौन था। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग भी जो हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा टाइम पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं 2600 से लेकर 1900 के बीच में। ठीक है, इस समय लोग कैसे रहते थे, क्या इन लोगों ने डेवलप कर रखा था, तमाम चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। सोर्सेज टू नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाट आर द सोर्सेज? हम लोग को कौन कौन से सोर्सेज से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की नॉलेज होती है? तो सबसे पहला जो सोर्स है वो क्या है दोस्तों? द फर्स्ट सोर्स इज़ टू अंडरस्टैंड हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ बिल्डिंग्स, कि किस प्रकार से उन्होंने इमारतें बना रखी थी। उसके बाद में वेट्स, स्टोन्स, ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स, ये देखिए पकी हुई ईंटें। एंड देन ऑर्नामेंट्स, कौन कौन से ऑर्नामेंट्स वगैरह थे उनके पास में, स्कल्पचर्स, सील्स एटसेट्रा। तो दीज आर द सोर्सेज बाय दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड, स्टडी हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि एक्सपांशन ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक फैली थी दोस्तों। मैंने आप लोगों को भी दिखाया कि ये जो सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन था, वो केवल प्रेजेंट इंडिया के अंदर ही नहीं था, ये पाकिस्तान के अंदर भी था। ये देखिए पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान के अंदर भी था, इंडिया के अंदर भी था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थी ये कई सारे देशों के अंदर ये फैली हुई थी। ठीक है, अफ़गानिस्तान हो गया, जम्मू बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी। तो ये जो सिविलाइजेशन थी, इसके जो छोटे छोटे शहर नगर जो थे वो कई सारे स्टेट्स वगैरह, कई सारी कंट्रीज़ वगैरह के अंदर क्या थे, फैले हुए थे। उसके बाद में इस सिविलाइजेशन के जो मेन सेंटर्स थे वो क्या थे? नागेश्वर, बालाकोट, चनहुद्रो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली एंड राखीगढ़ी। दीज आर द मेन सेंटर्स, यानी कि ये जो जगह थी ये पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत फेमस जगह थी दोस्तों। ठीक है, जिस तरह से भारत के अंदर कई सारे शहर फेमस है ना, तो इसी तरह से ये जो जगह थी ये सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में देखिए, दिस वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बन का मतलब होता है शहरी,
इस तरह से शहर के अंदर कई सारी शहर वाली सुविधाएं होती है ना, इस तरह से इनके पास भी कई सारी अर्बन फैसिलिटीज़ वगैरह थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम ही क्या रख दिया गया, अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद में द मेन फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन वॉज टू टाउन प्लानिंग। इनकी जो सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो क्या था कि इन लोगों को जो थी टाउन प्लानिंग आती थी। इन्होंने अपने घरों को, अपने शहरों को बहुत प्लानिंग तरीके से बसा रखा था। उसके बाद में दोस्तों, द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर। देयर वर कॉल्ड सिटाडेल एंड लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ के जो लोगों के घर थे ना, वो दो प्रकार से बनाए गए थे। ये देखिए, वो दो प्रकार से बनाए गए थे। एक तो जो था सिटाडेल, जिसको बोला जाता था, बहुत ऊंचाई पे बनाया जाता था, ये अमीरों के लिए था, अमीर चारों तरफ से घिरा हुआ था। और दूसरा होता था लोअर टाउन। ये देखिए छोटे छोटे घर जो हैं, ठीक है, ये आम लोगों के घर होते थे, और ये जो था ये रॉयल फैमिली के घर होते थे। ठीक है। उसके बाद में देर आफ्टर उसके बाद में ये हो गया। द लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स where the structures found in citadel were probably used for special public purpose, यानी royal family. Harappan civilization roads and streets were laid at along an approximate grid pattern and intersecting at right angles. यानी कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो रोड वगैरह थे वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे, गलियाँ जो थी वो समकोण पर काटती थी 90 डिग्री पे। ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है किस प्रकार से। देखिए उन लोगों का, उन्होंने पक्के घर बना रखे थे ईंटों से, ये नालियाँ वगैरह आती थी। ये देखिए कितनी मॉडर्न चीज़ें हैं। आज भी अपने देश के अंदर देखेंगे तो तमाम चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए जो है हम लोगों को सिविलाइजेशन पढ़ाई जा रही है कि हमारे जो एंसिस्टर्स वगैरह हैं उन लोगों ने जो है 4000-5000 साल पहले कितना डेवलपमेंट कर लिया था। ठीक है। ये देखिए किस तरह से पक्के घर, डबल स्टोरी हाउस, यानी 2-2 मंजिला घर बना रखे हैं पक्की ईंटों से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इसके अंदर पढ़नी है। तो ये इंट्रोडक्शन था। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, देखिए। एंड द फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फर्स्ट टॉपिक, हरप्पन पीपल सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, व्हाट हरप्पन पीपल यूज टू इट। अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर जी टाउन प्लानिंग तो बढ़िया थी, लेकिन हरप्पन के जो लोग थे, हरप्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग क्या खाते थे, वो लोग कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे क्या था उन लोगों का, तो इसके अंदर मैं आप लोग बताऊँगा। देखिए दोस्तों, हरप्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग कौन सी नदी के किनारे थे? वो लोग सिंधु नदी के किनारे थे। ठीक है। कुछ शहर जो थे सिंधु नदी के किनारे थे, कुछ शहर जो थे रावी नदी के किनारे थे। तो नदी के किनारे होने से उनको क्या मिलता था? वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। तो उनको मछली पालन वगैरह बढ़िया से करते थे, कई सारे प्लांट्स वगैरह मिल जाते थे। ठीक है। उसके बाद में देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम द फाइंड्स ऑफ चार्ट ग्रेन्स एंड सीड्स। देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह थे उनको एविडेंस के रूप में क्या मिला है? उनको जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है, जले हुए उनको अनाज मिले हैं। हाँ, तो इससे वो लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो लोग अपना एग्रीकल्चर वगैरह बढ़िया करते थे। उसके बाद में देखिए, देन देयर आफ्टर ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड व्हीट। हड़प्पा, कई सारे हड़प्पा की जगहों से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए, व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम, तिल जिसको बोला जाता है। तो इसके क्या मिले? एविडेंसेस मिले। तो जिससे कि हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि वो लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। ये देखिए, ये आपका बार्ले हो गया, ये आपका व्हीट हो गया। तो इन सब के क्या मिले? इन सब के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। तो जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस ने ये अंदाज़ा लगाया कि वो लोग क्या करते थे, उन लोगों को जो प्रॉपर नॉलेज थी एग्रीकल्चर वगैरह की। उसके बाद में दोस्तों, एनिमल्स बोन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूडिंग कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। तो कई सारे जानवरों के जो हैं बोन्स वगैरह भी मिले। कौन कौन से जानवरों के दोस्तों? तो देखिए, पिग्स के, उसके बाद में गोट के, एंड देन देयर आफ्टर बफेलो, फिर उसके बाद में दोस्तों फिश, उसके बाद में ये शिप। तो इससे हम लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग मीट वगैरह भी खाते थे। ठीक है। तो वो लोग इन जानवरों को क्या बनाते थे? पेट बनाते थे अपना, उनको पालते थे मीट वगैरह के लिए। उसके बाद में दोस्तों, हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स और ऑब्टेन मीट फ्रॉम द हंटिंग कम्युनिटीज़। कई बार क्या होता था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे वो कई बार तो खुद जो थे वो हंटिंग करते थे, शिकार पे जाते थे,
ये देखिए, ये शिकार पे जा रहे हैं लोग। जो लोग शिकार पे नहीं जाते थे वो क्या करते थे, जो हंटर गैदरर्स होते थे, जो हंटिंग कम्युनिटीज़ होती थी, शिकार समुदाय होता था, उनसे वो लोग मीट को खरीदते थे। जिस तरह से आज हम लोग जो है मीट शॉप पे जाकर मीट को खरीदते हैं ना, तो उसी तरह से उस समय के लोग भी थे जो नहीं कर पाते थे, जो अनेबल हंटिंग करने, तो वो लोग मीट के लिए हंटर्स के पास जाते थे जो मीट वगैरह बेचा करते थे। तो इस तरह से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, हड़प्पन पीपल सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज एंड हड़प्पन पीपल क्या खाते थे, तमाम चीज़ें, नॉन वेज थे, वेजिटेरियन वगैरह भी खाते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में दोस्तों हड़प्पन अचीवमेंट्स इन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजीज़। अब सवाल आपके मन में ये होना चाहिए कि सर जी, यू टोट अस अबाउट द एग्रीकल्चर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्रेन्स, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स दे यूज टू ग्रो, लेकिन वो उगाते कैसे थे? डू दे हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कि किस तरह से एग्रीकल्चर करते हैं, इरिगेशन करते हैं, प्लगिंग करते हैं, ठीक है? तो यस, दे हैड अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, कि किस तरह से एग्रीकल्चर किया जाता है ना? तो देखिए, मैं इसके अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, representation and seals and terracotta sculpture indicate that the bull was known and used for plugging। अब देखिए, इतिहासकारों को कई सारे साक्ष्य मिले हैं। देखिए, इस तरह का साक्ष्य मिला है, ये कई सारे बैलों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे कि वो लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय के लोग जो थे खेत को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, बैलों का भी प्रयोग करते थे एंड उनके पास कई सारे टूल्स वगैरह थे। ये देखिए, टूल्स वगैरह से ये लोग खेतों वगैरह को खाना करते थे। ये देखिए, इस तरह से एग्रीकल्चर वगैरह करते थे लोग, ये बैलों की सहायता से जो है एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, है ना? एंड देयर आफ्टर क्या है इसके बाद में, देखिए इसके बाद में, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लग्ड फील्ड एट कालीबंगा राजस्थान एंड द बनावली हरियाणा। इतिहासकारों को जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल कालीबंगा राजस्थान एंड देन देयर आफ्टर बनावली हरियाणा। तो इन दो राज्यों से जो है उनको कई सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस खेत मिले हैं, जिससे कि वो लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर लोग खेती वगैरह करते थे। ये देखिए, खेती करते हैं। एंड देन देयर आफ्टर, हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन द सेमी एरिड लैंड्स, इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, कैनल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स, है ना? सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शोरतुगाई, जो अफगानिस्तान के अंदर है, वहाँ पर एक झील है। तो इस झील की सहायता से जो है वो लोग इरिगेशन वगैरह, सिंचाई वगैरह, पानी वानी अपने खेतों को दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये पानी वगैरह की सहायता से खेत जोते हुए खेतों के साक्ष्य वगैरह मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरिगेशन। कई बार क्या होता था कि खेतों की जो जुताई वगैरह करनी थी या फिर खेतों की जो सिंचाई वगैरह करनी थी तो कुओं से की जाती थी। वाटर रिजर्वर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने जो है पानी को बचा करके रखते थे वो लोग, ठीक है? रिजर्वायर बनाते थे, सुरक्षित रखते थे, ठीक है, ताकि क्राइसिस वगैरह के अंदर उसको यूज़ कर सकें। टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, टूल्स वगैरह का भी उन लोग यूज़ करते थे खेतों को जोतने वोतने के लिए। तो दे हैड अ प्रॉपर सफिशिएंट नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, कि किस तरह से एग्रीकल्चर किया जाता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें आती थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये टॉपिक समझ में आया होगा। देन मूव नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट टॉपिक। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा सवाल आता है। ये जो टॉपिक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वेदर इट इज़ मोहनजोदड़ो, वेदर इट इज़ बनावली, राखीगढ़ी, यहाँ के लोगों का जो टाउन प्लानिंग था, अपने घरों का किस तरह से वो लोग बनाते थे, नगर नियोजन कैसा था, इसके अंदर हम लोग आई एम गोना टीच यू ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एन अर्बन सिविलाइजेशन, हम लोगों ने इनिशियली समझ लिया कि ये कैसी सिविलाइजेशन थी, अर्बन थी, शहरी सभ्यता थी। सारे इसके अंदर फीचर्स जो थे इस सिविलाइजेशन के अंदर वो सारे शहरों वाले थे। उसके बाद में सेटलमेंट्स को डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सेटलमेंट वर डिवाइडेड इनटू और क्लासिफाइड इनटू टू सेक्शंस, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ये देखिए, मैंने आप लोगों को इसके अंदर बता दिया था कि जो है जो पूरे शहर को दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला तो सिटाडेल, यानी कि जो ऊंचाई पे बनाया गया था, जिसको चारों तरफ से घेरा गया था बढ़िया से। यहाँ पर कौन लोग रहते थे? यहाँ पर रॉयल फैमिली के लोग रहते थे, है ना, रिच पीपल। एंड देयर आफ्टर देयर इज़ लोअर टाउन, जिसके अंदर जो आम समुदाय, जो आम गरीब लोग रहते थे, ठीक है। तो जो था घरों को दो तरीके से बनाया गया था। देन देयर आफ्टर, उसके बाद में दोस्तों
उसके बाद में रोड्स लेड ऑन ग्रिड पैटर्न, सड़कों को कैसा बनाया गया था, ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। कवर ड्रेन्स, उसके बाद में पेड विद ब्रिक्स, जो शहरों की नालियाँ वगैरह थी उसको कैसा बनाया गया था, उसको पक्की ईंटों से बनाया गया था और उसको ढका गया था। ये देखिए, लुक एट दैट, नालियों को जो है पक्की ईंटों से बनाया गया था और उसको क्या किया जाता, ढका गया था। घरों का सारा पानी नालियों के अंदर आकर बहता था, है ना दोस्तों, बिल्कुल सिविलाइज तरीके से रहते थे। उसके बाद में देन देयर आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ बिल्डिंग्स सच एज बाथरूम, उसके बाद में ग्रीनरीज एट्सेट्रा। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ बिल्डिंग्स सच एज बाथरूम एंड ग्रीनरीज, उन्होंने कई स्पेशल तरीके के बाथरूम वगैरह बना रखे थे। देखिए इसके अंदर ये लोग पानी को स्टोर करते थे, ठीक है। उसके बाद में अनाज को रखने के लिए उन लोगों ने क्या बनाया था, ग्रीनरीज, सारे अपना क्रॉप्स वगैरह ग्रीन्स वगैरह वहाँ पर रखते थे। एंड देन देयर आफ्टर ड्रेन्स ऑफ द हाउस कनेक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ द स्ट्रीट ड्रेन्स, घरों का जो सारा गंदा पानी था वो बाहर नालों की सहायता से बहता था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देन देयर आफ्टर हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, घरों को कैसे बनाया गया था, घरों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 स्टोरी बिल्डिंग्स, ठीक है। उस जमाने में लोगों ने, उस टाइम पीरियड के अंदर जो लोग थे उन्होंने अपने घरों को 2 मंजिला बना रखा था। कैसा बना रखा था दोस्तों, उन्होंने अपने घरों को जो है 2 मंजिला बना रखा था, ठीक है। उस टाइम के लोगों ने जो अपने घरों को 2 मंजिला बना रखा था। ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, कहाँ गया, हाँ देयर इट इज़। ये देखिए उन लोगों ने उस समय अपने घरों को, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 2-2 मंजिला अपने घरों को बना रखा था। तो क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास, ठीक है। आज भी जो है हमारे देश के अंदर 2 मंजिला घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद में दोस्तों फाउंड वेल इन ईच हाउस, हर घर के अंदर कुएं की सहायता होती है पानी वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये था उनका टाउन प्लानिंग। लुक एट दिस वेल, हर घर के अंदर कुआं पाया जाता था, ठीक है दोस्तों।